वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू ग्रैब अप स्किल्स। आप हम आपके सामने करने वाले हैं BCOC 136। ठीक है। तो BCOC 136 आपका जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ। एक तो आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ हम और भी कुछ क्वेश्चन पेपर करेंगे, लेकिन हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एंड लॉ, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो ये तो आपका टॉपिक सब्जेक्ट हो गया। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नंबर 1 लिख लो, अगर नहीं लिखा इन्होंने तो। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, डिस्टिंग्विश डिस्कस एग्रीकल्चर इनकम। आपको एग्रीकल्चर इनकम बताना है एंड इट्स टाइप। एग्रीकल्चर इनकम और उसकी टाइप क्या होते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम विद एग्जांपल। ठीक है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम जैसे वो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे, जैसे 5,000 तक अपार्ट फ्रॉम अदर इनकम कितनी हुई, वो उसके साथ। ठीक है। तो वो जितने भी इनकम टैक्स प्रोविजंस, एक्चुअली ये जो है ना आपका प्रोविजंस है, जो इनकम टैक्स लॉज है उसकी प्रोविजंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको सारे जो कानून है, लॉज हैं, जो हमारे पार्लियामेंट से बने हुए हैं, उनको समझना है। अभी तक आप हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंफर्म कर बताइएगा, इनकम टैक्स एक्ट कभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इनकम टैक्स एक्ट जो बेसिक एक्ट है वो तो 1961 है। ठीक है। लेकिन जो फिनेंस एक्ट है, फिनेंस एक्ट क्या होता है? जो हर साल बजट में हमारा निकलता है, उसको हम बोलते हैं फिनेंस एक्ट। जो बेसिक बाकी रूल्स को गवर्न करता है, प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि हम कैसे अपने टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, हमारे ऊपर कितनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है। तो ये बताने के लिए, इस करने के लिए हमें क्या करना होता है? इनकम टैक्स के रूल्स को समझना होता है, एक्ट को समझना होता है। और ईच ईयर जो बजट में हमारे फिनेंस मिनिस्टर्स जो पास करते हैं, फिनेंस एक्ट हर साल जो बताता है कि हमारे पास टैक्स स्लैब रेट कितना है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस कितना लग रहा है, बाकी जितने भी रूल्स वगैरह लगते हैं ना, एज प्रिस्क्राइब। इसलिए लॉ में भी अगर आप पढ़ोगे ना, आगे मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारी एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी आज का जो वीडियो है, जो आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आप ये समझोगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, BCOC 136 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो वो देखेंगे। इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। तो आपको देखो 100 मार्क्स का है, ये आपका 70 मार्क्स का हो जाएगा, और आपका बाकी 30 मार्क्स का तो आपका असाइनमेंट में लग जाएगा। ठीक है। मतलब क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आएगा, फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, या 70 वेटेज इसका 70% हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि एग्रीकल्चर इनकम, उसके टाइप बताने हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम को बाकी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम से में एग्जांपल के साथ बताना है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द कम्यूटेटिव ऑफ पेंशंस, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से रिगार्डिंग आपको पूरी थ्योरी समझानी है यहाँ पे। ठीक है। मिस्टर एक्स इज द जनरल मैनेजर ऑफ अ स्टील कंपनी। एक स्टील कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर है। ही ड्रॉ सैलरी ऑफ 5,500 पर मंथ। ही रिटायर्स ऑन 31st। ये किसका, ग्रेचुटी का है या किस चीज का? ही एंटाइटल पर मंथ अर्न कितना है? देखो इसका थ्योरी, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन किस चीज का, पहले मैं देख लूं ग्रेचुटी का है या क्या है। ठीक है, रुको। ठीक है, ही एंटाइटल, ये क्वेश्चन पेपर मुझे लग रहा है। अच्छा रुको, ये यहाँ से कंटिन्यू है, सेकंड पार्ट जो है ना, मिस्टर एक्स जनरल मैनेजर वाला। तो देखो दिसंबर 29 में है, और ये है टैक्सेबल, उसकी पूरी इन कैश उसका ना, ही अवेल्ड फॉर 20 मंथ्स अर्न लीव while in service, he has in cash unutilized earned leaves। तो यहाँ पे लिव इन कैशमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन, मैं अभी तो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि आप समझ नहीं पाओगे और कंफ्यूजन आपके माइंड में बनी रहेगी। इसलिए मैं पहला मेरा है कि आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करूं, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि लीव इनकैशमेंट क्या होता है ना। एक एक टॉपिक है, लीव इनकैशमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और ये टैक्सेबल कैसे होती है, और अगर एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स में तो कितनी एग्जाम्प्ट है और कितनी टैक्सेबल होती है। वैसे तो होती है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट होती है, तो कौन सी जो लिस्ट होगी उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? बहुत सिंपल है। आपने अगर 9 10 की, अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाते हैं ना, तो मैथमेटिक्स जो लगाते हैं वो 9 10 के लेवल का ही लगाते हैं, कोई ऐसी बहुत हायर नहीं लगाते। बस हमें समझना होता है यहाँ पे कंसेप्ट की, ये इसको ऐड करेंगे, प्लस करना है, या जिसको, ठीक है। तो हमें इसमें ये देखना है कि इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, यही हमारा लॉज है। ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलाउंस? अलाउंस क्या होती है, इसको बताना है हमें। अलाउंस क्या होता है? जो अ, किसी भी, जब सैलरी पर्सन के लिए होता है अलाउंस, किसको मिलता है? हमेशा सैलरी पर्सन को मिलता है। आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि इनकम टैक्स कौन पे करता है। इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ, जो 5 हेड मेन हमने पढ़े थे, 1 2 3 4 एंड 5। तो बता सकते हैं पहला पर्सन क्या था? इनकम फ्रॉम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो पहला सैलरी से इनकम आती है। सेकंड हमारी
पीजीबीपी, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस किससे जो मिलती है, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, रेंट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम आपकी फिक्स असेट से जो होती है, रेंट की अगर जो इनकम हो रही है। फिर फिफ्थ है, फोर्थ है आपकी कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन बोलते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल गेन। और पांचवी आती है अदर सोर्स। अदर सोर्स के अंदर आप सारा कुछ ऐड कर सकते हो, मतलब जितने भी रेस्ट इनकम बच गए, तो सैलरी के अंदर है कितनी है, पीजीबीपी कितनी रहोगी, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और सैलरी। और फिफ्थ है आपकी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होती है, जैसे शेयर, उसमें आपने कोई चीज कैपिटल को, स्टॉक को होल्ड किया, देन कुछ टाइम बाद आपने उसको 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, या फिर 24 मंथ, या फिर 36 मंथ, या फिर 5 साल, 10 साल तक आपने होल्ड करने के बाद उसको बेचा, तो उस केस में क्या होता है, आपको कैपिटल गेन होता है। तो वो हमारी फोर्थ जो हेड है हमारी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, है ना, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स को जो बेच करते हैं, फोर्थ हेड में आती है। फिफ्थ में आती है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स एक बड़ी स्लैब बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। बहुत कुछ का मतलब क्या हुआ, अदर सोर्स में आपको जो जितनी भी अदर्स इनकम है, जिसमें जैसे कि आपकी लॉटरी है, विनिंग इनकम है, या फिर और भी किसी भी अदर वे जो यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ अभी तक, वो हम फिफ्थ हेड में काउंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अलाउंस, तो अलाउंस किसको मिलता है, अलाउंस मिलता है सैलरी वाले पर्सन को, ठीक है। व्हाट आर द फुल्ली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, तो आपको बताना है कि कौन से एग्जेम्प्ट है, जो जैसे ब्लाइंड के केस में होता है, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल एक्सपेंस है, मेडिकल अलाउंस आपको पता होगा कि मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर मेडिकल के देता है तो उसमें कोई टैक्स से नहीं लिया जाता। लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ अलाउंस देता है, तो उसको कुछ कितने सर्टेन लिमिट तक हम उसको एग्जाम करते हैं। तो ऐसी सारी कंडीशन हम आपको थ्योरी में पूरी डिटेल वीडियो में समझाएंगे। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कैलकुलेटिंग हाउस रेंट अलाउंस, मैं आपको बात कर रहा था ना, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी सैलरी पर्सन को मिलता है। जो भी कोई पर्सन किसी कंपनी में जॉब करता है, गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसको एक एचआरए मिलता है। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये एम्प्लॉय जिसे सैलरी को इतने पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है, आप नॉर्मल एक सैलरी जैसे आप प्राइवेट कंपनी में देते थे ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक पे अलग, डीए अलग, टीए अलग, दुनिया भर की अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, इतने सारी चीजें डिफरेंशिएट करके मिलती है, ताकि इजीली हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अपने टैक्स पर्पस हो या फिर उसके एम्प्लॉय के बेनिफिट पर्पस हो, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलती है फिर, और हर पर्सन को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लीव्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी अलाउंस मिलता है, स्टूडेंट्स है या सीनियर सिटीजन है, मतलब सीनियर मतलब जो मेच्योर होता है, या फिर फिजिकली ब्लाइंड पर्सन होता है, उसको थोड़ा अलग अलाउंस मिलता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो डिफरेंट रिमोट जोन में जॉब करता है, उसको थोड़ा डिफरेंट सैलरी पैकेज मिलता है। जैसे आपको पता है इंडिया से भी जो लोग बाहर लोग जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, या फिर किसी दूसरी कंट्रीज में भी सर्व करने जाते हैं, आपको पता होगा। तो हमारे इंडिया के जो भी पर्सनल किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, उनको तो सैलरी बढ़ाई जाती है, रिमोट एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में, या फिर किसी मतलब होते हैं ना अदर स्टेट में भी अगर काम करने भेज, जैसे एसबीआई का कोई इम्प्लॉई है, उसको अगर सिटीज में रखेंगे तो उसको बेसिक सैलरी वगैरह जो बाकी चीज मिलेगी, लेकिन जैसे उस इम्प्लॉय को कहेंगे बेटा तो गाजियाबाद चले जा, तू बुलंदशहर चले जा, तू ऐसी जगह रिमोट एरिया में चले जा, या फिर कोई ऐसे, तो उसको एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। तो वो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय भी इजीली उसको कैलकुलेट कर सकता है, मुझे इतनी सारी चीजें यहाँ से ही बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉयर के लिए भी हो गया, और गवर्नमेंट भी उसके भी देख पाएगा कि यार ये वाला हमें पार्ट को, इस वाले टैक्स, उसके सैलरी के इस वाले पार्ट को हमें छोड़ देना चाहिए, ये मेडिकल का खर्चा है, ये उसके एजुकेशन का खर्चा है, क्योंकि कोई भी इम्प्लॉय हो, हम उसको हमेशा इस इन्वायरमेंट में दिया जाता है ताकि वो आगे की भी हायर एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके। उसी प्रकार उसमें एक बड़ा टॉपिक आता है हाउस रेंट अलाउंस। आपने देख लिया मैंने एक टॉपिक को कितना लंबा खींचा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा खींचेगा। हाउस रेंट अलाउंस ऐसा अलाउंस है जो एक बेसिक नीड है किसी भी इम्प्लॉय की, ठीक है, उसको हम एग्जाम्प्ट करते हैं, लेकिन कितना एग्जाम्प्ट करते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है, कि एग्जिस्टिंग रेंट कितना है, जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ की रेंट कैलकुलेशन की जाती है, रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है वो की जाती है, और एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है वो, तो ये चीज हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वो एग्जाम्प्ट होती है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा किसी इंप्लॉई की औकात है नहीं, लेकिन उसको 50,000 का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है भाई, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसको अगर मान लो 10,000 का वहां पे जिस जहाँ पे वो रहता है वो 10,000 का एक्चुअल रेंट है, तो फिर उसका रेस्ट अमाउंट तो टैक्स होना चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ पे इनकम टैक्स के जो कानून है, लॉज है, या जो भी ऑफिसर बना के रूल्स बनाते हैं वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी अमाउंट को हम टैक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एक्सप्लेन द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ प्रिक्विजिट। प्रिक्विजिट क्या होता है, प्रिक्विजिट वो सारी चीजें होती है जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को एडिशनल में देता है ऑन ऑन अबव सैलरी। प्रिक्विजिट क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप आए कहीं जॉब करने,
कंपनी ने मोबाइल दे दिया आपको, लो आप मेरी मोबाइल को यूज करो, कंपनी ने लैपटॉप दे दिया, कंपनी ने बाइक दे दी, कंपनी ने आपको कार दे दी, कंपनी ने आपको और ऐसे टूल्स या इक्विपमेंट या आपको लंच दे दिया, कंपनी ने कहा आप डेली यहीं पे आइसक्रीम खा लिया करो, खाना खा लिया करो, कोई भी ऐसी चीजें दी जो आपकी सैलरी के अपार्ट। देखो सैलरी में तो बाकी चीजें सारी चीजें इंक्लूड है, सैलरी के अंदर टीए बीए जो टीए डीए अलाउंस मेडिकल ये सारी जितनी चीजें सारी सैलरी का पार्ट है, उसका बाइफरकेट करके। लेकिन उसके अलावा भी होता है, जैसे आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो कंपनी कुछ कह रही है कि आप शॉपिंग करो, हम आपको देंगे। या फिर ऐसे प्रोक्विजिट होते हैं जो कहते हैं आप घूम के आओ, विदेश में घूम के आओ, है ना। छुट्टियां देती हैं कि भाई आप कहीं घूम पिकनिक करने आओ, साल में 2-4 साल में कम से कम 2 बार, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे है, ठीक है। तो ऐसे इन चीजों को बोलते हैं परक्विजिट। तो उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं कि वो भी टैक्स, उसका भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन कुछ काफी एक लिमिट तक वो एग्जाम करते हैं, उसके बाद हम उसको टैक्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे। अच्छा, अभी तक आपने देखा कहीं भी कैलकुलेशंस की ज्यादा बात हुई नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात हो रही है। तो मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था कि आप थ्योरी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पार्ट तो इसका उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन, मिस्टर राजन करके है कोई, चेन्नई, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनुअल इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट। अब देखो पहला क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है आपका, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम टैक्स की जो एग्जैक्ट जो है यही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं से आपको सिखाऊंगा। हम अब तक अभी जो अभी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हम इस चैनल पे आ तो गए हैं ग्रेव अप स्किल्स पे, अभी तक सर ने पढ़ाया तो नहीं कुछ भी। ग्रेव अप स्किल्स, ठीक है, यहाँ पे स्किल्स। तो भाई इस चैनल पे अभी तक सर ने वीडियो में क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस का क्या पैटर्न है, और कितना हमारा बीकॉम के अंदर सिलेबस है। ये बीकॉम सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, तो उसमें कितना है। तो बीकॉम जो आपका सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, BCOC 136। तो भाई ये हमें पूरा जब तक हम समझेंगे तभी तो अच्छे से सिलेबस को पकड़ेंगे। और जब सिलेबस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जरूर करवाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, एक बार लाइक कमेंट, और ये सब 2-3 चीजें बहुत रिक्वायर्ड होती है। मैं देख रहा हूँ प्रीवियस वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो और ट्रायल के लिए डाली थी, उस पर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। तो वो जरूर करो, लाइक करो और इस पे कमेंट भी करो, ठीक है। तो सैलरी देखो, सैलरी दे रखी है, HRA दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल हाउस रेंट पेड देखो, मैंने बताया था ना हाउस रेंट कितना है और कितना एक्चुअल पे कर रहा है वो, ठीक। कंट्रीब्यूशन टू PF के अंदर देखो, PS में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, LIP, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, हिज ऑन लाइफ 6,000 तक, समय और इतना अमाउंट डिपॉजिट टू PPF 15,000। तो ये सारा जो है वो आपका कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ये सारा कैलकुलेट की जाएगी सैलरी, तो ये बेसिक पे वगैरह हो गया, ठीक है। ठीक है, और जो पर मंथ है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप ईयरली कैलकुलेट कर लोगे, तो जो आपको टैक्स लगता है वो अभी तक शायद पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि ईयरली कंप्लीट होती है, मतलब किसी की के ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो ईयरली कैलकुलेट होती है। तो इसलिए हम किसी भी की भी टोटल इनकम, याद है मैंने टोटल इनकम पे कितना फोकस किया था। टोटल इनकम बहुत बड़ा वर्ड है, ये छोटा वर्ड नहीं है। टोटल इनकम निकालने में सांसें फूल जाती है, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि टोटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, POV, बहुत सुना होगा आपने, पॉइंट ऑफ व्यू, POV लिखना था, C लिख दिया, POV। बहुत आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स के जो लॉज है, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सैलरी टैक्स होनी चाहिए, कितनी एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, कितने अलाउंस इसको उस सारे कैलकुलेशन करेंगे और टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। देन हम बताएंगे कि इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। अब देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आया है 20 मार्क्स का, देन अगेन देखो बैक टू बैक आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन है। देखो 20 मार्क्स 20 मार्क्स। डिफाइन एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या होती है, स्टेट द डिसीजंस दैट अलाउड द एनुअल वैल्यू इन दी कंप्यूटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है आपका, तो ये कितना अलाउ करना है ये बताना है इसमें। एक्सप्लेन एक्सप्लेन स्पेशल केसेस वेयर इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो कौन से केसेस है जिसमें वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। State any 8 business losses which are not deductible from the business income, ऐसे बिजनेस लॉसेस जो बिजनेस, ये बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको जब कराने लगूंगा ना तो सीक्वेंस से आपको दिखा दूंगा, वो 8 इनकम्स दिखाऊंगा जो बिजनेस लॉस में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि सट्टा बाजारी करना, जुआ खेलना, वो सारी चीज मैं आपको लिस्ट पूरी बना के बनवा दूंगा कि बिजनेस में क्या कंसिडर किया जाएगा और क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, देख लो। और इसमें भी सेम चीज है, कंप्लीट हर टोटल इनकम, देखो ये रहा टोटल इनकम, इसको कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 2021, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देखो थोड़ा पुराना है और इसलिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी।
मैं जो आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जून 2023 का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। जून 2023 के लिए ही वीडियो बन रही है। देखो वीडियो भी लेटेस्ट है, 19 मई आज है। देखो 19 मई है, तो ये 20 मई को अपलोड हो जाएगी, 20 मई। तो इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे जो मैं जो लॉज अप्लाई करूंगा, जो भी मैं इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस अप्लाई करूंगा, वो सारे 2023 जून के एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है, तो इस चीज की आप फिक्र नहीं करनी। अब आप देख लो आगे, मैंने आपको इतने सारे बैक टू बैक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिखा दिए, और उसके बाद आपको एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी फोर, फोर चीज के बारे में आपको शॉर्ट नोट बताना है। यानी कि 5 दे रखे हैं, इसमें 4 को आपको 5 5 मार्क्स का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम फ्रॉम ड्यूरिंग द सेम ईयर, मतलब ऐसी कौन सी इनकम, वैसे तो देखो, वैसे तो क्या होता है कि हम इनकम को, इस साल की इनकम को अगले साल टैक्स करते हैं, अगले साल की इनकम को अगले साल टैक्स करते हैं। मतलब कि 2022 से लेकर के 2023 तक की जो इनकम है, यानी कि 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो इनकम है, उसके बाद हम टैक्स करते हैं। ऐसे 2021 से लेकर के 2022 की इनकम को हम अगले साल टैक्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम सेम ईयर टैक्स करते हैं। काफी कुछ इनकम है, जैसे आपका गैम्बलिंग है, लॉटरी वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इनकम है जो सेम ईयर टैक्सेस होती हैं। कुछ जगह रिवर्स चार्जेबल मेथड भी यूज होता है, जैसे जो जीएसटी में यूज होता है। ठीक है, वो सारी बातें। प्रोविडेंट फंड, तो उसको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मतलब 50 to 60 वर्ड या 70 वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो 80 85 या 100 वर्ड तक ले जा सकते हो इसको। ठीक है, ज्यादा बहुत मतलब वो नहीं करनी, लेकिन हाँ 100 वर्ड तो कम से कम एटलीस्ट आसपास होने चाहिए। मैं, अगर मेरा मानना ये है कि इसमें 100 वर्ड्स हों तो बेटर है, क्योंकि इग्नू वाले हैं, तो ये तो देखो ज्यादा आपको चेक करेंगे। कंपलसरी ऑडिट अकाउंट्स, तो ये ऐसी चीजें हैं, इसको भी एक्सप्लेन करना बताऊंगा आपको। कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो कौन से ऐसे कैपिटल गेन है जो एग्जाम्प्ट होती है, टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, टैक्स से एग्जाम्प्ट होने का मतलब ये है कि हमें इनकम तो हो गई, लेकिन हमें कोई गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करना, कोई भी ऐसा अमाउंट हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में सबमिट नहीं कर रहे, यही होता है हमारा एग्जाम्प्ट। ठीक है, एग्जाम्प्ट मतलब क्या होगा, मैंने कोई इनकम तो अर्न करी, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो वो बात हम करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग इनकम मतलब क्या होता है, जैसे एक मैं पर्सन हूँ इंडिविजुअल, ठीक है, एक मैं हूँ, और मेरे साथ कोई पार्टनर है, लेकिन मैं उसको अलग सेपरेट कर रहा हूँ। एक और पार्टनर है, उसको मैं अलग कर रहा हूँ, एक और पार्टनर है, उसको मैं अलग कर रहा हूँ। अलग करने से क्या होता है, कुछ हमें बेनिफिट मिल जाते हैं इनकम टैक्स के लॉज में। लेकिन कभी कभी इनकम टैक्स वाले क्या होते हैं, बड़े चालाकी से कहते हैं तुम सब हो अलग, लेकिन एक ही काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो एक ही पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी होती है। एक्चुअल इसका बेनिफिशियल कौन है, तो बेनिफिशियल ओनर चेक किया जाता है। अगर ऐसे केस में जैसे हस्बैंड वाइफ की इनकम को क्लब कर देते हैं, या हस्बैंड और वाइफ कई बार बहुत केसेस में कुछ करती ही है, लेकिन सिर्फ हस्बैंड ही सब कुछ कर रहा होता है, वाइफ का तो सिर्फ नाम होता है। ऐसे केस में क्या करते हैं, वाइफ की इनकम को हस्बैंड की इनकम के साथ मर्ज करने के फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका एक क्वेश्चन पेपर था। मैंने आपको आज सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। अब इस वीडियो में एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखा दो, कुछ कुछ लाइक, कुछ कमेंट, अपनी बातें कुछ भी कह दो, तो हमें आगे फिर और ज्यादा वीडियोस बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, वो मुझे बताओ कि आगे मैं कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट को कवर करूँ। थैंक यू एवरीवन।